एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा आज जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ। समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मेरा सवाल इस वक्त मार्केट के टेक्सचर पर है। हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार से मिडल ईस्ट टेंशन है, काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिसे वॉच आउट करना है, साथ साथ लगातार एनर्जी पैक कच्चे तेल की चाल पर भी नजर है। लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं भारतीय बाजार अपनी तेजी की चाल अपने पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ चल भी रहा है। अर्निंग्स पिक्चर ही एकमात्र बड़ा उदाहरण है जो कि काफी डिसेंट नजर आया। कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? तो मानसी, मेरे ख्याल से 3 ट्रेंड हैं जो मार्केट में प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह की कठिनाई भारतीय इकोनॉमी को झेलनी पड़ी Q1 में FY27 के, उसके बैकग्राउंड में जो कंपनीज के परफॉर्मेंस आए उसने सबको अचंभित किया। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो टॉप लाइन का ग्रोथ तो स्ट्रांगली डबल डिजिट में है और इवन पैड ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो उसने कि बाजार को फाउंडेशन दिया है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि जो FII की स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड थी जून तक, वो जुलाई में रिवर्स हो गई और अगस्त में भी नंबर पॉजिटिव है। तो जहां हम ये हताश हो गए थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब भारत से पूरा पैसा निकालेंगे और उनकी सेलिंग जो है वो और इंटेंसिफाई करेगी, उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में उनकी बाइंग जो है वो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव रही। तो ये दूसरा ट्रेंड है। तीसरा, अगर आप देखें तो बाजार के 2 भाग हो गए हैं। जहां लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई भी खास परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है और मैं ये समझता हूं कि ये परफॉर्मेंस सिर्फ नियर टर्म का नहीं है। अगर आप सितंबर 24 से भी कंपेयर कर लें तो पिछले 2 साल में लार्ज कैप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कहीं नहीं गया। उसी के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छी गतिविधि आई है। तो मेरे ख्याल से ये 3 ट्रेंड जो हैं ये मार्केट को आज डिफाइन कर रहे हैं, मार्केट की फाउंडेशन उन्होंने रखी है और शायद इसी में हमें आगे की जो मार्केट की डायरेक्शन है उसके क्लूज जो हैं वो खोज रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, कहना चाहूंगी कि बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बारीकी से आपने इस वक्त 3 ट्रेंड्स बताए जो कि इस वक्त मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि लार्ज कैप्स से ज्यादा बेटर वैल्यू जो है इस वक्त छोटे मझौले शहरों में नजर आ भी रही है। तो क्या ये सही समय है ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसी कंपनियां तलाशने का जो कि फ्यूचर में एक लार्ज कैप बेट साबित हो सकती है? और अगर हाँ, तो कौन से थीम्स और सेक्टर्स हैं आपके फोकस रेडार पर? तो देखिए, आपने मन से बहुत सही कहा कि निवेशक जो है वो आज मिड कैप में काफी वैल्यू तलाश रहा है। अगर हम एग्रीगेट बेसिस पर भी देखें ना, तो हम लोगों ने जो पहली तिमाही के रिजल्ट आए उसको भी हम लोगों ने 3 भाग में सेग्रीगेट किया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एंड हमने भी देखा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप की सेगमेंट थी वहां पर ना सिर्फ टॉप लाइन स्ट्रांग रहा, वहां पर पैड ग्रोथ भी अच्छा रहा। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे लार्ज कैप्स, तो लार्ज कैप में भले ही टॉप लाइन अच्छा रहा हो लेकिन पैड ग्रोथ वाज क्वाइट मेरे ख्याल से सोबर। तो उसके कंपैरिजन में मिड एंड स्मॉल कैप में ओवरऑल देखा गया है कि ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा Q1 में। यही चीज को अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए से देखेंगे तो आपको इसमें कई अवसर जो है वो मिलेंगे। दूसरी बात जो कि थोड़ी सी लंबी समय की स्ट्रैटेजी को लेकर भी अगर मैं देखूं तो आप देखिए कि जिस तरह से नए नए कंपनीज की लिस्टिंग हो रही है, नए सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसने भी एक प्रोत्साहन दिया है मिड एंड स्मॉल कैप को। तीसरा, अगर मैं मैक्रो डेटा ही कोट कर दूं तो 2020 में भारत में टोटल डीमैट अकाउंट थे करीब 4 करोड़। आज डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो बढ़ के हो गए हैं करीब करीब 23.5 करोड़। तो इक्विटी की पार्टिसिपेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसका मिड कैप के प्रति रुझान ज्यादा होता है। आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि मिड कैप में सेगमेंट्स कहाँ है जहां हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से देखिए एक सेगमेंट तो बहुत अच्छी तरह से उभर के आया है, वो है न्यू एज एंड ई कॉमर्स कंपनीज। वो एक सेगमेंट है जो कि मिड कैप में अच्छी तरह से आपको कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा मैं देख रहा हूं कि जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है वहां भी मिड कैप स्टॉक्स में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और तीसरा,
भले ही आईटी को लेकर ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन अगर आप मिड कैप आईटी देखें तो मिड कैप आईटी में लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है और उनका प्रदर्शन भी उस ऑप्टिमिज्म को जस्टिफाई कर रहा है। तो मोटे तौर पे मैं ये 3 कहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कि आपको मिड कैप में अवसर मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से। और जहां मिड कैप आईटी प्लेयर्स की आप बात करें, एआई ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड कई सारी खबरें लगातार आ रही है, वो इस स्पेस को, इन पर्टिकुलर मिड कैप आईटीज को काफी हद तक तूल दे रही है। लेकिन यहां से आगे ग्लोबल पिक्चर में इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है संजय जी, इसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि एक तो एनर्जी पैक और दूसरा प्रेशियस मेटल्स, दोनों में ही इंपैक्ट आ रहा है। अब कच्चे तेल की चाल की अगर हम बात करें, इसी महीने हमने देखे हैं $95 प्रति बैरल के लेवल्स भी नजर आए, 95 एंड अबाउ। लेकिन उसके बाद एक दायरे में, अब ताजा खबर यह भी थी कि यूएस ने सैंक्शंस लगाए ईरान पर, बावजूद इसके कच्चे तेल में उबाल नहीं है। क्या एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट जियोपॉलिटिकल रिस्क को अभी अंडर प्राइस कर रहा है? और साथ ही इनफैक्ट गोल्ड के लेवल्स को अगर आप देखें, लगातार हम देख रहे हैं मजबूती का ट्रेंड वहां पर, ऑन द बैक ऑफ कोर्स कई सारे फैक्टर्स, वन सच इज डॉलर का वीकनेस। तो देखिए, ये जो दोनों ट्रेंड है मनसी, ये हमें अब अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की समस्या है वो बहुत जल्दी में सुलझ जाएगी, और सुलझ भी गई तो पता नहीं कितना स्टेबल रहेगा वो सॉल्यूशन। तो इसी के लिए ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, ये संभव है। हम यही होप कर सकते हैं कि वो $100 की लेवल को पार ना करें, और जब भी थोड़ी सॉल्यूशन की विजिबिलिटी अच्छी आती है तो यथासंभव $80 के रेंज पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से एक रेंज डिफाइंड हो गया है क्रूड का, डिपेंडिंग अपॉन कि मिडिल ईस्ट की आउटलुक क्या होती है। रही बात गोल्ड की, तो जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी उस समय सेंट्रल बैंकर्स भी बहुत ज्यादा गोल्ड परचेजेस में नहीं थे, थोड़े से वो पीछे हट गए थे। अब वो दोबारा इस मार्केट में आ गए हैं, और जब भी रिस्क ऑन एनवायरनमेंट होता है तो गोल्ड को हमेशा सेफ एसेट के रूप में देखा जाता है। तो स्ट्रक्चरल तौर पे धीरे धीरे ही सही गोल्ड में मेरे ख्याल से प्राइसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हो सकता है कि जिस तरह की रैली हम लोगों ने आई थिंक 24 में देखी और 25 में देखी, 2025 में, शायद उस तरह की रैली अब इमीडिएटली ना दिखे, लेकिन स्लो एंड स्टेडी अप्रिसिएशन गोल्ड प्राइसेस में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर आपका ओवरऑल नजरिया 360 डिग्री आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।